बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे। गोयच्या एका तरणाट्याक बेकायदेशीर सायबर स्कॅम सेंटरांतल्यान रेस्क्यू केल्या उपरांत गोयच्या सायबर सेलान आंतरराष्ट्रीय जॉब स्कॅमाचो पर्दाफाश केलो। गोंय पुलिसांनी कारवाय करून 3 जाणांक अटक केल्या। अटक केल्ल्या मदीं एकलो तामिळनाडू, एकलो महाराष्ट्र तर मुखेल संशयित आरोपी कझाकी नागरिक असून चीन ओरिजिनाचो आशिल्ल्याची माहिती सायबर क्रायम एसपी राहुल गुप्ता हांणी दिल्या। थायलंडाक एका कॉल सेंटरान काम दिवपाचें आमीश दाखोवन तब्बल 60,000 रुपया पगार मेळटलो अशें भासोवन एजंटान गोयच्या एका तरणाट्याक हातूंत अडकायिल्ले। डीजीपी आलोक कुमार तशेंच सायबर क्रायम एसपी राहुल गुप्ता हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नोकरेची गरज आशिल्ल्या भारतीयांक टार्गेट करून उपरांत तांकां जबरदस्तीन सायबर फ्रॉड करपाक लावप, हातूंत चली म्हण भासोवन लोकांक मेसेजीस धाडून पयशे इन्वेस्ट करपाक लावप, तशेंच हनी ट्रॅपांत ओडप अशी म्हायती मुखार येता। साइबर क्राइम यूनिट गोवा पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया। उसमें से एक सिटीजन गोवा का था। वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ पे फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया। और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ऑरिजिन का है, और उसकी एलओसी भी तत्काल खुलवाई। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन एलओसी खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर। बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य है। तो ये इसमें है और इसमें अभी तक जो चीज़ें सामने निकल के आई है, डिटेल्स मैं एसपी साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करूँगा, बाद में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे जो चीज़ निकल के आई है कि एक एजेंसी है बॉम्बे में जो एमईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते हुए। अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकल के आई है वो उसमें ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए वो मॉडल्स या महिलाओं को जो है तैयार मजबूत करना चाह रहे थे, जिसमें हनी ट्रैपिंग का भी उनकी क्रांति की उस तरीके से हम आपको मालूम है कि साइबर फ्रॉड में हनी ट्रैपिंग भी अक्सर ये किया जाता है एक्सटॉर्शन के तौर पे, और उस तरह का भी एक इसमें एंगल निकल के सामने आ रहा है। और एक और चीज़ जो सामने अभी तक आई है जिसके ऊपर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनकी प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान, नेपाल और बाकी भी कुछ कंट्रीज इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे इस तरह के साइबर फ्रॉड के कॉल सेंटर्स ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जहाँ तक जो कजाक नेशनल है उसका जो रोल सामने आया है वो बेंगलुरु आया था, 5 दिन तक रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे लॉजिस्टिकल जो तैयारियाँ होती हैं इस तरह के कॉल सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्डिंग हायर पे लेना और बाकी राउटर और तमाम चीज़ों की खरीद फरोख्त, इस सब तरह की उसका रोल इस तरह का है। प्लस रिक्रूटमेंट में किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करना है, इसमें एक गाइडिंग फोर्स का काम करना, इन तमाम चीज़ों तक हम अभी तक पहुँचे हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक ह्यूज
इन्वेस्टिगेशन है और अभी ये आगे कई दिनों तक चलेगा ताकि इसमें हम लोग बॉटम तक पहुंच सकें। बाकी डिटेल्स के लिए मैं एसपी साइबर क्राइम श्री राहुल गुप्ता को आमंत्रित करता हूं और उनकी टीम को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा कैच किया है जिसमें आगे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। मीडिया फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने बताया, उसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक पहले जो हमने I4C के थ्रू हम जो दिल्ली से एक लड़के को हम लेके आए थे, जो रेस्क्यू हुआ था म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर से, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्क्यू कराया था। तो उससे हमको पता चला कि उसका रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के थ्रू हुआ था जो कि ऑनलाइन उसको मिली थी और उसको 60,000 रुपये पर मंथ बोल के ये जॉब दिया गया था और उसको उसकी टिकट्स वगैरह बुक कराए गए थे, उसको वीज़ा परमिट दिया था उसी एजेंसी ने और उसको थाईलैंड भेजा था। लेकिन थाईलैंड के बाद उसको फिर इस तरीके के साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर में डाल दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की तो पता चला कि बेस्ड ऑन द जो ईमेल का इनकी कॉन्वर्सेशन हुई है आपस में और व्हाट्सएप पे जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे हमको आईपीज वगैरह ये सारी चीजें टेक्निकल हमने एनालिसिस किया और उससे हम एक बेंगलोर बेस्ड एक लड़के के पास पहुंच पाए। उसका नाम था आदित्य रामचंद्रन। तो आदित्य रामचंद्रन ने बताया कि वो एक इवांका ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके एक आदमी है रूप नारायण गुप्ता, उसके लिए काम करता है। तो ये दोनों मिलके अभी तक सब समझ में आया कि 4 से 5 लोगों को भेज चुके थे थाईलैंड, कंबोडिया। लेकिन उसके अलावा रूप नारायण अपने आप में एक बहुत स्टैब्लिश्ड वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंट है, लेकिन जो कि अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट है, जो कि दुनिया के काफी कंट्रीज में ऐसे लोगों को भेजता है। लगभग 100 से ऊपर लोगों को उसने अभी तक भेजा है। लेकिन थाईलैंड, कंबोडिया का अभी तक इतना समझ में आया हमको। तो अभी इन दोनों का ये रोल था कि रिक्रूटमेंट करते थे। अब उसमें भी जब इंटरव्यूज वगैरह लेते थे ये लोग, तो थाईलैंड के किसी लोग आदमी के साथ या फिर फिलीपींस के एक नेशनल के साथ ये मिलके एक ऑनलाइन जूम कॉल सेटअप करते थे। उसमें जिस भी आदमी को ये लोग बाहर भेजना चाहते हैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, इंग्लिश कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है, लिंग्विस्टिक टेस्ट वगैरह लेके फिर उसको ये लोग भेजते थे। तो ये दोनों का काम था कि पहले रिक्रूटमेंट करेंगे और उसको वहां भेजेंगे। अब इसमें एक तीसरा आदमी का नाम हमको समझ में आया कि जब हमने आदित्य रामचंद्रन को पकड़ा तो उसने बताया कि हमारा एसोसिएट है जो कि कजाक नेशनल है, जो भी मेरे साथ यहाँ पे आया था, अभी 4-5 दिन मेरे साथ रहा था बैंगलोर में। तो हमने उससे पूछा कि वो क्या करने के लिए आया था। तो वो उसका समझ में आया कि ही इज सॉर्ट ऑफ एन एसोसिएट जो कि इन सब कामों में देखता है और जो थाईलैंड वाले एंड पे या फिर फिलीपींस वाले एंड पे किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना है चीजें, वहां पे सेटअप कैसा होगा, उस सब में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसकी प्लानिंग ये थी कि वो इंडिया में भी इस तरह का कॉल सेंटर सेटअप करेगा। उसके लिए उसने राउटर वगैरह खरीदा और लोगों से बात भी की कि मुझे बिल्डिंग चाहिए कुछ 8 फ्लोर की, 10 फ्लोर की, जिसमें 1000-1200 लोग भी मुझे लगेंगे जिनको मैं हायर करके वहां बिठाऊंगा। तो ये सब बातें उसने की हैं आदित्य रामचंद्रन से। उस चाइनीज नेशनल का नाम जो था, चाइनीज ओरिजिन का आदमी है, कजाक नेशनल है, उसका नाम था नुलाक्षी तालानीति, 22 साल का है ये भी आदमी। और इसके पास से हमको और भी कंट्रीज के साथ दुबई का भी रेजिडेंट कार्ड मिला है और चाइना का भी एक कार्ड मिला है। तो इसकी मल्टीपल कंट्रीज में इसका लेना देना है। कजाक नेशनल है बट तीनों कंट्रीज में इसका एक्सेस है, दुबई, चाइना एंड कजाकिस्तान। उसके अलावा इसी वीजा को लेके इसने आगे प्लान किया था कि ये जापान और साउथ कोरिया में भी जाएगा। अपने जो इसका जो वीजा एजेंट है उससे बात कर रहा था कि जापान, साउथ कोरिया का मेरा वीजा लगवा लो, वहां भी शायद इसको सिमिलर काम करना हो। तो एक बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क अपने आप में आपको जैसे कई बार हमने बताया कि बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स, दीज आर द मेन थिंग्स फॉर साइबर फ्रॉड्स। तो इन्होंने बैंक अकाउंट रेंट का भी ये लोग काम करते हैं। इनके टेलीग्राम पे हमने मैसेजेस देखे तो वो मैसेजेस में इन्होंने लोगों को बोला है कि हमको बैंक अकाउंट रेंट पे चाहिए, इस तरीके के बैंक अकाउंट्स, इस बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट्स। उसके अलावा सिम कार्ड भी ये लोग रेंट पे मांगते हैं। तो होता क्या है, ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड को ये लोग बाहर बेचते हैं और वहाँ पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं और साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो उनके थ्रू फनल किया जाता है। क्योंकि आपको बैंक का ट्रांजेक्शन करना है तो ओटीपी लगता है, तो सिम कार्ड भी चाहिए। तो उसके ओटीपी और ये बैंक अकाउंट के साथ मिलके ये पूरा साइबर फ्रॉड एंड टू एंड करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड तो एक बात होगी, दूसरा फिर रिक्रूटमेंट, पूरा साइबर कॉल सेंटर का सेटअप, ये सारी चीजें ये पूरा गैंग करता है। और हमने इसको मतलब पकड़ के काफ़ी सारी चीज़ें प्रिवेंट भी की हैं और आगे इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से ये इंडिया में ये ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है और इसकी हम डेप्थ तक पहुंच पाएंगे। हमारी साइबर क्राइम की टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। मैं उसका बस नाम बताना चाहूँगा कि पहले हमने जब केस रजिस्टर किया तो पीआई दीपक पेडनेकर थी,
इसमें इन्वेस्ट एज एन आईओ ही रजिस्टर्ड द केस। उसके बाद पीएसआई मंदा देसाई, पीसी यश कोले एंड पीसी शशांक गौड़े, ये बैंगलोर में जाके इन्होंने सबसे पहले आदित्य रामचंद्रन को पकड़ा। उसके बाद नुलाक्षी कालानीति को जो दिल्ली एयरपोर्ट से हम लेके आए थे, वो पीएसआई सर्वेश सावंत एंड सिद्धरमैया, ये पुलिस कांस्टेबल सिद्धरमैया। उसके बाद रूपनारायण गुप्ता, जिसको कि हमने कल ही अरेस्ट किया मुंबई से, उसमें हमारा पीएसआई शर्विन डिकोस्टा, पीसी अक्षय प्रभु एंड पीसी यश कोले, इन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। और इसमें हमारे जो एएसपी साइबर क्राइम है अक्षर आयुष, इन्होंने सुपरवाइज किया इस पूरे ऑपरेशन को, और आगे भी हम कंटिन्यूसली इस पर करते रहेंगे। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, जैसे जैसे लोग अरेस्ट होंगे, वैसे वैसे हम आपको अपडेट